जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं बेसिकली दे आर स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस। जिस तरह एक बिजनेस है तो वो लॉस में भी जा सकता है और वो प्रॉफिट में भी जा सकता है। अगर तो प्रॉफिट में जाएगा तो फिर तो ठीक है कि वो कमाई कर रहा है, अगर वो लॉस में जा रहा है तो फिर उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। तो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज अगर लॉस में जा रही हैं जैसे PIA और रेलवेज है तो ये उल्टा हमारा नुकसान कर रही है। इससे हम स्टेट कमाई नहीं कर रही बल्कि उसको सेट ऑफ करने के लिए हमारे जो बाकी रेवेन्यू टैक्सेस से आ रहा है एक्सेट्रा वो भी उसमें से हो रहा है। कमोडिटी ऑपरेशंस किसे टूरिज्म से कमा रही है, वो क्या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आ गई ना। टूरिज्म जो TDCP है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, वो यही है जी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। अच्छा जी, बातें नहीं करो, हेलो, बातें नहीं। और कोई तरीका जनाब स्टेट ही कमाने का सोचो। तीसरा होता है जी जब आप वो स्टेट कोई चीज़ सेल करती है, ठीक है जी, जैसे हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो हम जो है वो स्टेट अपना एक एसेट बेच दे तो वो भी ज़ाहिर कॉफर पाकिस्तान वो जो पैसे हैं वो सरकार के पास आ रहे हैं। दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म मैयर, लेकिन इमीडिएटली अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो आप में आपकी इकॉनमी में पैसे पंप हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी आजकल पिछले दिनों खबरों में एक होटल का बड़ा रूजवेल्ट जी, ये PIA का होटल था जी और उन्होंने बंद कर दिया है। अभी तो उन्होंने क्लोज डाउन किया, लेकिन उसको प्राइवेटाइज करें तो उसकी जो कीमत है, क्या आइडिया है जी कि क्या कीमत है उसकी? $1 बिलियन उसको एस्टिमेट लगाया उसका जी, 1 अरब डॉलर। अब वो हमारे पता नहीं कितने बन जाएंगे, मेरे तो इतनी औकात नहीं है सोचने की, तो मल्टीप्लाई कर लो तुम। तो वो मतलब आप फॉर एग्जांपल वो उनको बेच देता है। जैसे पिछले कुछ अर्से में कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज हुई तो वो भी एक होता है जी। उसके बाद जो लाइसेंसेस, जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट परमिट्स देती है, फॉर एग्जांपल ये 5G के अभी लाइसेंस बेचेगी, पहले 4G के बेचे, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जी। अब 5G के लाइसेंसेज आएंगे तो वो अगर कोई वो जो रिकोटेक वाला इशू बना था वहाँ पे अगर गवर्नमेंट उनको किसी बाहरी कंपनी को वहाँ पे ऑपरेशंस के लिए दे रही है तो वो उससे जो पैसे आते हैं, तो ये सारे मतलब जब हम लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो ये बहुत छोटे छोटा इनका इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमने पेपर में ये लिखना है कि सारे सोर्सेज हमारे हैं वन वे और द अदर, ठीक है जी। तो ये हम इससे पैसे कमाते हैं, फिर गवर्नमेंट करती है जी खर्चा, सही है, एक्सपेंसेस होते हैं। हमने अपने रेवेन्यू वाली चीज़ें देख ली, अब हम अपनी एक्सपेंसेस वाली चीज़ें देखेंगे। तो हम एक्सपेंस किस पे करते हैं जी? सरकार किस पे एक्सपेंस कर रही होती है जनाब? बारी बारी जनाब, तनख्वाहों पे जी। एक और पॉइंट आगे जी, सैलरी, सब्सिडीज। एक मिनट, माशाल्लाह, ताकि सबको चला जाए ना। हमने एक लिखा जी सैलरीज, दूसरा जी सब्सिडीज। उन्होंने फरमाया सब्सिडी क्या होती है जी, हम चीज़ें समझ लें ताकि सब्सिडी डिस्काउंट्स होते हैं जी। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल देगा आपने इसको, इनमें से आपने से कोई एग्जांपल दे जी मुझे सब्सिडी की। तो उठे बैठा उधर आ जाओ। सब्सिडी एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल देना जी, जनरल बात नहीं करनी। यूटिलिटी स्टोर्स में जनाब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि ताकि जो रेट्स हैं, जो हम वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं डिफरेंट कमोडिटीज़, वो हमें मार्केट से सस्ते मिलते हैं। तो जो सस्ती जो फ़र्क होता है वो कौन पे कर रहा है? वो सरकार पे कर रही है, ठीक है जी। मेट्रो पे अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा जी, और कोई सब्सिडी जी? फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, फर्स्ट सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है जी। एग्रीकल्चर वो इनपुट्स पे सब्सिडी, आजकल भी एक स्कीम आई हुई है कि जी आप ये वो ट्रैक्टर वगैरह पे या डिफरेंट एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट टूल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है कि जी आप 40% आप दें, 60%, सॉरी लोन्स देते हैं जी, वेरी गुड। जो आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक से, इंडस्ट्रियल वो पहले कॉर्पोरेशन पिकी कब से कहते हैं, तो वो जो आपको या इस तरह नौजवानों को वो आ जाती है, यूथ स्कीम आ जाती है, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही होती है कि जी आप पैसे ले लो, हम आपसे इंटरेस्ट चाहे तो 5 साल बाद लेंगे या बहुत कम रेट्स पे लेंगे, ठीक है जी। ये भी गवर्नमेंट का एक मेजर एक्सपेंस है, सब्सिडी। आगे और जी इसके अलावा कोई एक्सपेंस बताएं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा खर्चा है इस वक्त, दैट इज डेट पेमेंट, डेट सर्विसिंग कहते हैं उसे, ये याद रख लो, डेट सर्विसिंग। डिफरेंट लोन, इसमें सिर्फ IMF नहीं है, हमने बहुत सारे अदर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हुए हैं, फ्रेंडली कंट्री से लोन लिए हुए हैं। तो हमारा जो मेजर पोर्शन इस वक्त हमारे एक्सपेंसेस का है, दैट इज डेट सर्विसिंग। तो जी सैलरी हो गई, डेट सर्विसिंग हो गई, और क्या हमने क्या सब्सिडीज हो गई, हाँ डिफेंस। सेकेंड नंबर पे आएगा जी डिफेंस।
डेट सर्विसिंग के बाद हमारा सबसे खर्चा जो है वो डिफेंस है। अब डिफेंस में हर चीज़ इंक्लूडेड है, हमारे फौजियों की तनख्वाहें, उसके अलावा जो इक्विपमेंट आप हर साल नया ले रहे हो, जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको मेंटेन, उनकी मेंटेनेंस में जो खर्चा आ रहा है, तो दैट इज़ डिफेंस। हाँ जी, और हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है जी, इस पे आप कर रहे हैं। आप इसके अलावा फिर गवर्नमेंट जो है वैसे जो सोशल वेलफेयर की स्कीम भी है, जैसे मैनेजिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट दे रही है। डेवलपमेंट जनाब, डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है जी, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, सड़कें बना रहे हैं हम, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, तो वो जो है दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो ये सारे मेजर हेड देखें, 7-8 हमने कर ली, इतनी काफ़ी है, लेकिन आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब ये हमने अपने रेवेन्यू भी देख लिए कि हमें पैसे कमा कहाँ से रहे हैं और हम खर्च कब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, ये हमारा करंट अकाउंट बनता है इकोनॉमी, ये हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है जी। तो जब इसमें डिफरेंस आएगा, अगर पॉजिटिव डिफरेंस आएगा कि हमारे खर्चे कम है और हमारी कमाई रेवेन्यू ज़्यादा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस। और वाइस वर्सा, जब हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे और कमाई कम होगी, इसे हम क्या कहेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये 2-3 टर्म्स जो है ना, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक टर्म है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो क्या होती है जी, ये आप लिख लो, ये आपने कहीं ना फिट कर देने, बस वो क्वेश्चन आपको ठीक होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जी, हम कहते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो ये स्पेसिफिकली इससे क्या मुराद है जी, मुझसे अपने को समझ नहीं आएगी। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तो अभी करंट अकाउंट पढ़ाया नहीं तुम्हें यार, मैंने वही दोबारा करे। हाँ भी, आप में से बताओ, या जो बच्चे बोल चुके हैं वो नहीं, जो नहीं बोलते, हम सबको देखें, हम सब इकट्ठे यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सोचना चाहिए, सही है। तो इन्हें करो, कुछ सोचो। अच्छा जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट उन्होंने बताया था, यहाँ से आवाज़, इम्पोर्ट, स्पेसिफिकली इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो है ये 2 पॉइंट्स है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इनको डील करता है, सही है जी। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं जी, जो हम चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट्स। कौन सी जी हमारी कोई मेजर एक्सपोर्ट्स, एक मिनट नहीं, नहीं, हाँ जी, आप बड़े आसान है ना, अब तो कोई बोलो। एक्सपोर्ट्स, हम पाकिस्तान की क्या चीज़ें मशहूर हैं जो बाहर जाती है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, वेरी गुड, नहीं देखिए जी, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, हाँ जी। और राइस में हम पाकिस्तान में, सबर कर, राइस में हम पाकिस्तान पे कोई नंबर 3 पे है जी, दुनिया में नंबर 3rd एक्सपोर्टर है। पिछले साल से में कोई 3 मिलियन टन के कितना राइस एक्सपोर्ट किया था, खुद भी खाया था, फिर एक्सपोर्ट भी किया था, तो दैट ये बड़ा एक मेजर हमारी एक्सपोर्ट है जी। सिट्रस, ठीक है जी, सिट्रस हो गई जी, और भी फ्रूट्स हैं, मैंगोज, एक हम, हाँ, इसको हम हेडिंग बना लेंगे जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसमें आप ये डाल देंगे। दूसरे हमने स्पोर्ट्स की बना दी हेडिंग, तीसरी जनाब, और इसके अलावा मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं, टेक्सटाइल्स, ठीक है जी। टेक्सटाइल्स में डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन अभी भी वो जो है हम टेक्सटाइल्स को काफ़ी हमारा उसमें अच्छा है जी। सॉरी, ड्राई फ्रूट्स, अच्छा वो भी होंगी, मुझे नहीं पता। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जी, मेजर देखे बातें करते हैं, इस तरह तो छोटे लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जो मेजर 4-5 चीज़ें वो और लिख रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अटेंशन भाई, देखो, डिफेंस का सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं जी, भाई ने कहा, कोई एग्री या डिसएग्री करेगा, वो तो है इंटरेस्टेड है, ठीक है। हमारी जो वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उसमें हम जो, हाँ, बेसिक जो बुलेट्स वगैरह है वो हमारी एक्सपोर्ट होती हैं टू सर्टेन कंट्रीज, जिसमें मेजर हमारा बाहर कौन है, श्रीलंका, ठीक है जी। तो इधर अफगानिस्तान भी जाती हैं, जो बेसिक बुलेट्स वगैरह की हद तक जो एक बेसिक आपकी वेपनरी आप उन्हें कह लें, वो हम जो है वो खुद बना रहे हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। ये आपकी मेजर एक्सपोर्ट्स। अब आ जाए जी, एक्सपोर्ट्स वो होती हैं जो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम बाहर बेच रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्ट्स पे। इम्पोर्ट क्या होता है जी, जो हम, वेरी गुड, इम्पोर्ट जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। मेजर इम्पोर्ट्स क्या आप, एक मिनट, ये भी अगैन यहाँ से आप बताओ जी, मेजर इम्पोर्ट्स क्या चीज़ें आपके ख्याल में हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स हैं, एनी बड़ी? ऑयल, सबसे बड़ी जनाब ऑयल, तेल का हमारा है, नेचुरल गैस, वो LNG, नहीं, उनकी बात सही है, नेचुरल गैस जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट भी होती है, इंपोर्ट भी होती है, लेकिन हम नहीं करते,
पेट ऑयल तो पेट्रोल एक ही बात, ऑयल आ गया ना, ऑयल के डिफरेंट फॉर्म्स है, बातें नहीं करो यार, बातें नहीं प्लीज़। हाँ, इंडस्ट्रियल मशीनरी, हमारे पास कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो हम हर चीज़ जितनी भी मशीनरी है, मेजर इंडस्ट्रियल मशीनरी हम सारी इंपोर्ट करें। जब भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी, मतलब आप ये देख लो कि आपने अगर यहाँ पे कंट्रोल शेड लगाना है तो उसकी मशीनरी भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास वो भी कैपेबिलिटी नहीं है। उसको छोड़ो, मोबाइल फ़ोन्स सारे सैमसंग, आईफोन्स, बड़े लोगों के जो फ़ोन है, आपका अपना कोई ब्रांड नहीं है। क्यों मोबाइल भी है, वो भी सारी उसकी इधर तो असेंबल होता है ना, बाकी आ तो बात से रहा है। गाड़ियाँ हम सारी इंपोर्ट करते हैं जी, असेंबली प्लांट्स हमारे पास हैं, टोयोटा का है जी, सुजुकी है, होंडा है, 3 है जी, और कोई गाड़ी और भी 3-4 लग गए हैं जी, लग रहे हैं। तो लेकिन बेसिकली जो बाकी सारी हैं वो हम सब इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये हमारी मेजर इंपोर्ट्स हैं जी। उसके बाद हालत ये है कि हमें कभी कभी नहीं, हर साल ही वीट भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, लेकिन अभी भी हमने वीट इंपोर्ट की, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हम राइस दे रहे हैं, लेकिन वीट वहाँ से ले रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी जो आपकी डेली यूज़ की वेजिटेबल्स हैं, लाइक अनियंस, टमाटोज, ये सारे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। हाँ, तो वो जब आता है तो ये भी आपकी इंपोर्ट में चीज़ शामिल है। खैर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाज़ेह होगी। अब इसका जो क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्या मतलब है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, और जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ज़ाहिर है आप पैसे लगा रहे हो, आप उनको पैसे दे के चीज़ ले रहे हो। तो जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट खो गया। वो आपकी इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन थी, ये आपकी स्पेसिफिकली टू आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। जब डिवैल्यूएशन होती है मनी, मतलब पाकिस्तानी में, हाँ, तो उसमें एक्सपोर्ट में फायदा होता है या इंपोर्ट में फायदा होता है? वो जब डिवैल्यूएशन होती है एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है। हाँ, वो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे थे आपको। करंट अकाउंट डेफिसिट वो ट्रेड डेफिसिट वो ये, हाँ, तो फिर बजट डेफिसिट क्या है? तो सर इमरान तो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और जो बजट डेफिसिट था वो बता रहे थे जो आप ये एक्सपेंसेस। ये टर्मिनोलॉजी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। मेरे सामने तो ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन जो मैं आपको मैंने जो टर्मिनोलॉजी मेरे सामने वो तो यही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपके इंटरनल उसका हो जाता है। वो अब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो आप, फिस्कल पॉलिसी बना रहे हो, इफेक्ट तो वो भी इनके ऊपर कर रही है। ट्रेड को ये कह रहे थे, बजट को ये कह रहे हो, बहुत लगता है यही है कि बजट डेफिसिट ही ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे, ये गवर्नमेंटल लेवल, वो करंट अकाउंट बड़ी बात है। चलो इसको दोबारा देख लेंगे। तो जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये है, ठीक है जी। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो और हमारी इंपोर्ट्स कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारी इंपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम रही हैं, और इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें हमेशा ही रहता है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इफेक्टेड रहते हैं। खैर, ये कच एंड टर्म्स थी जी, अगर आप इनको याद रख लें, कहीं पेपर में फिट कर दें तो आपको आसानी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपको बताया था, इन्हीं के अंदर से सारे बनने हैं जी। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस, आपके ख्याल में हमारी इकॉनमी को मेजर चैलेंजेस किन चीज़ों का सामना, क्या मसाइल है हमारी जी? कोई और एनीबडी एल्स जी, आपके ख्याल में हमारी इकॉनमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं जी? इंडस्ट्रियल बेस कह रहे हैं जी हम। चाइना तो चाइना के साथ लोग सारी इंडस्ट्री हमारी बदलाव बर्बाद होगी, इस वजह से सारे मार्केट में जाएंगे, चाइना ही मिलेगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये सेकेंडरी पॉइंट है, ये हम इसके ये आपने स्पेसिफिक कर दिया ना, हम पॉइंट के अंदर इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो अभी हम क्योंकि स्ट्रक्चरल बात कर रहे हैं, तो हम मेजर चीज़ों को पहले देखते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स की तरफ लेके आ जाएंगे जी। तो सबसे बड़ा मसला है जी, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसे मैंने कहा। तो ये कैसे चलेंगे? इंडस्ट्रियल बेस होने से क्या होगा जी? इंडस्ट्री अगर आपकी लग जाएगी तो क्या होगा? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अच्छा जी, प्रोडक्शन होगी, फिर क्या होगा? एक्सपोर्ट्स होगी। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो उससे वो ठीक है जी। और बताएं जनाब, ये मैं तो एड्रेस लिखवा दूंगा, मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर एड्रेस लिखवा दूंगा। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है जी वो ठीक है। हाँ, अनरेगुलेटेड इकॉनमी अनरेगुलेटेड इकॉनमी है,
अच्छा, और जी सही है, ये सारे पॉइंट्स वैलिड है। हम सिर्फ इनको उसको मतलब लिखना है प्रायोरिटी पे, इंपॉर्टेंस के हिसाब से 1 2 3 करना है। अगर कुछ हम बेसिक जो इस तरह के सेकेंडरी पॉइंट से पहले लिख देंगे तो उसका आपके एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता कि इसने कंफ्यूज है या ये उससे शुरू कर रहा है। तो हमें उसको पहले, क्योंकि अटेंशन कैच करनी है, तो हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें सबसे पहले लिखने हैं। एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक है जी। एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है, हमारी मेजर इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है, और हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट इंक्रीज करना है कि नहीं करना। तो मैं तुम्हें जो मैंने बनाया था ना, मैं तुम्हें वो लिखवाता हूँ, फिर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जी, वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। नंबर 1 लिखो, वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। लिख लिया। नंबर 2 पे लिखो जी, वी इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। वी इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। लिख लिया जी। नंबर 3 पे जी, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स एज रेवेन्यू। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स एज। वी कंज्यूम मोर, हम गवर्नमेंट तो नहीं है ना, हम अपने एज, हाँ, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स एज रेवेन्यूज। वो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उधर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है आप ठीक हो। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स एज रेवेन्यू। अच्छा जी, आगे लिखो। नंबर 4, आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इज श्रिंकिंग। आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इज श्रिंकिंग, श्रिंक कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है जी, वो कपड़े नहीं श्रिंक करते हम, वो वाला श्रिंक। अच्छा जी, आगे लिखो जी, वी बैडली लैग इन सोशल इंडिकेटर्स। वी बैडली लैग इन सोशल इंडिकेटर्स। कर रहे हैं मेरी जान, फास्ट नहीं होना। वी बैडली लैग इन सोशल इंडिकेटर्स। वी बैडली लैग इन सोशल इंडिकेटर्स। हाँ जी, वी बैडली लैग इन सोशल इंडिकेटर्स। ठीक है। आगे लिखो जी, वी फेस एनर्जी एंड वाटर शॉर्टेजेस। वी फेस एनर्जी एंड वाटर शॉर्टेजेस। वी फेस एनर्जी एंड वाटर शॉर्टेजेस। लिख लिया। आगे लिखो जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई। लिख लिया जी। आगे लिखें जी, कौन सा पॉइंट है? 8वां। वाह जी वाह। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन वीकनेसेस, एंड इम्प्लीमेंटेशन वीकनेसेस। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन वीकनेसेस। ठीक है जी। आगे लिखे जी, अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अनसर्टेनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी। नंबर 10 जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सॉरी, स्टेबिलिटी, यस, हाँ, मैं लिखूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लिखो तो सही। स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये हेडिंग है ना, आगे हम लिखेंगे कि उसके नेगेटिव है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी। अनस्टेबल नहीं होता, इनस्टेबल होता है, ये याद रखना। लॉ जी 10 हेडिंग्स है जी, ये आपने लिखनी है जी। चलिए आप इनको पढ़े। हमने ये जो सारी बातें करते हैं वो सारी इनमें कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगी। आप इनको बारी बारी देख लेते हैं और अपने वो करके, अगर इसके नीचे हमने इन 10 हेडिंग 4-4, 5-5 लाइनें भी लिख ली तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो पढ़ें जी एक बार, इनको खुद से पढ़ें जी, थोड़ा समझने की कोशिश करें।